हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। मैं मोहित सर आप सभी का स्वागत करता हूं गोल एकेडमी ऑनलाइन क्लास में। हम आपसे बच्चों को आज पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10th के भौतिक विज्ञान फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन चैप्टर से। बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में। जो सबसे ज्यादा बहुविकल्पी जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी चैप्टर से आते हैं। फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, इसी चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और इसमें ज्यादा आते हैं, इसलिए ज्यादा बहुविकल्पी और मजेदार बहुविकल्पी ट्रिक के साथ करने वाले हैं। साथ में न्यूमेरिकल भी होंगे जो बहुविकल्पी में आते हैं, सारी चीज ट्रिक से होगी और बहुत कॉन्सेप्ट बेहतरीन है आपके सामने। और बहुविकल्पी के साथ साथ सबसे अच्छी बात यह है कि बहुविकल्पी के साथ साथ आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ जाएगा। तो छोटे छोटे क्वेश्चन 2 नंबर में आते हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे, वो भी आप लिख के आएंगे। बस इन बहुविकल्पों को देखना है। देखो, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको क्लास को देखना है और आपके दिमाग में ऐसे ही बहुविकल्पी फीड कर दूंगा। ठीक है, सिर्फ आपको पूरी क्लास को देखना है। ओके, तो देखिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश। तो प्रकाश आपको पता होना चाहिए क्या होता है। प्रकाश वह साधन जिसके द्वारा क्या होता है, हम वस्तुओं को देख पाते हैं पर प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है। ओके, ये चीज पता है ना आपको। ठीक है, तो आ जाते हैं हम पहला क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखिए ध्यान से, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण गमन करती है, पहला ऑप्शन है सीधी रेखा में, दूसरा है टेढ़ी रेखा में। क्या प्रकाश टेढ़ा मेढ़ा चलता? नहीं। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। नंबर सी में लिखा किसी भी दिशा में, ऐसा नहीं है कोई भी दिशा में चले। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। जो प्रकाश गमन करता है वो सीधी रेखा में करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल, सेकंड नंबर सवाल। देखिए सेकंड नंबर में लिखा है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश की जो चाल होती है, देखिए वो किसमें अधिक होती है किसमें ज्यादा होती है, इसको देखो समझिएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखिए अच्छे समझना है आपको। मैं यहां पे लिखता हूं निर्वात। क्या लिखता हूं? निर्वात। ये आपका निर्वात लिखा हुआ है और निर्वात के बाद मैं इसके नीचे लिखता हूं वायु। क्या लिखा है? ये वायु। ठीक, सबसे ऊपर मैंने निर्वात लिख दिया है, फिर वायु लिख दिया है और फिर ये लिख दिया हमने जल, और जल के नीचे लिख दिया हमने कांच। ठीक है, और कांच के नीचे लिख दिया क्या हमने? हीरा। ठीक, बस इसको समझ लीजिएगा। इसको आप समझ लेंगे तो आप ये जान जाएंगे कि प्रकाश की चाल किसमें ज्यादा होती है किसमें कम होती है। ठीक है, देखो तो सबसे ऊपर लिखा है आपका निर्वात। तो सबसे देखो, जैसे अपना जो वायुमंडल है, अपना क्या है? एक वायुमंडल है। जैसे जहां पे हम लोग रहते हैं ऑक्सीजन होती है इसको वायुमंडल कहते हैं। इसके ऊपर चले जाओगे तो वहां पे निर्वात आ जाता है, क्योंकि जहां पे हवा नहीं होती है वहां पे उसको बोला जाता है निर्वात। तो वहां पे प्रकाश की चाल तेजी से होती है। जब सूर्य की किरणें सूर्य से निकलती हैं पृथ्वी तक आती हैं तो सबसे तेजी से निर्वात से होते हुए आती हैं। निर्वात के बाद किसमें प्रवेश करती हैं? हवा में, जो हमारा वायुमंडल है। तो सबसे देखो, जो सबसे ऊपर लिखा है यहां पर वेग जो होता है प्रकाश का, यानी जो चाल होती है वो सबसे तेज होती है। फिर इसमें वायु में उससे धीमी हो जाती है। वायु से धीमी किसमें होती है? जल में। जल से धीमी किसमें होती है? कांच में। कांच से धीमी किसमें होती है? हीरा में। ये होती है आपकी प्रकाश की चाल। अब देखो क्वेश्चन ने बोल दिया प्रकाश का न्यूनतम होता है। तो यहां पे देखो सबसे कहीं पे क्या है? न्यूनतम। सबसे कम किसमें होता है? देखो यहां पे ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? तो हीरा है नहीं इसमें। अगर हीरा होता तो मैं हीरे में टिक कर देता, हीरा है नहीं। हीरे के ऊपर चले जाए तो क्या है? कांच। तो ऑप्शन नंबर कांच किसमें लिखा हुआ है? डी। तो सेकंड नंबर का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आया समझ में? अगर आपसे पूछ देता कि अधिकतम वेग किसमें होता तो निर्वात में हो जाता। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि वायु से न्यूनतम, तो वायु से न्यूनतम किसमें होगी? जल में। अगर वायु से अधिकतम पूछेगा तो किसमें होगी? निर्वात में। ये आप नंबर के साथ लिख लीजिए, बस नंबर के साथ लिख लीजिए, आपको कंफर्म समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट सवाल। तो सवाल नंबर देखेंगे सब बच्चे 3। देखिए 3 में क्या लिखा है? प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। बताइए किसमें होता है? सबसे अधिकतम किसमें होता है? निर्वात में। ठीक है, तो कहां पे निर्वात है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन में मैं एक दूसरा क्वेश्चन करता हूं। क्वेश्चन सेम है, ठीक है, मैं आंसर चेंज कर देता हूं। जहां पर निर्वात लिखा है वह मैं वहां पे कुछ और लिख दूं, तब मान लो ऑप्शन नंबर थर्ड है ही नहीं। सिर्फ आपके पास 3 विकल्प हैं, जल है और क्या है? वायु है और कांच है। अब बताओ प्रकाश की अधिकतम वेग किसमें हो जाएगी? तो देखो सबसे ऊपर क्या है? वायु। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता अगर निर्वात नहीं होता। ठीक, आपको इसके अकॉर्डिंग प्रकाश की सबसे अधिकतम चाल सबसे कम निकाल लेंगे। ठीक है, ओके नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर देखिए 4 में क्या लिखा है? प्रकाश किसका रूप है? बताओ। प्रकाश कांच का रूप है, ऊर्जा का है, धारा का भी है। धारा संवेग तो जानते हो बिल्कुल नहीं हो सकता, कांच का भी नहीं हो सकता। किसका? ऑप्शन नंबर बी। किसका है? ऊर्जा का। ठीक है, तो प्रकाश किसका है? ऊर्जा का। ओके, सवाल नंबर 5 नेक्स्ट।
तो देखिए सवाल नंबर 5 में लिखा है, अब देखो यहाँ पे 5 नंबर में बेटा न्यूमेरिकल आ गया है, ठीक, अच्छे से देखिएगा। लिखा है 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, अच्छा 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं, आर, यानी आपको 32 सेंटीमीटर यानी आपको आर दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या कर दिया है, वाले उत्तल की फोकस दूरी बताओ, फोकस दूरी पूछा है, यानी एफ आपसे पूछ दिया है, ठीक है। तो बताइए फार्मूला क्या होता है, तो आर बराबर जो फार्मूला आपने पढ़ा होगा, आर बराबर आपका 2f फार्मूला होता है नहीं होता है। अगर यहां से f निकालें तो क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। फोकस दूरी जो होती है वो त्रिज्या की, जो त्रिज्या क्या होता है, आधा होता है फोकस दूरी के, तो यहाँ पे f बराबर फार्मूला लग जाएगा r/2। r की वैल्यू कितनी है 32, बटे में क्या लिखा 2, काट दो कितना आ जाएगा 16, तो क्या आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में लिखा है, ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल में लिखा है जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन ने कर दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मैं आपको बताता हूं। ओके, आपने नोट कर लिया होगा इसको, देखो जो न्यूमेरिकल होंगे उनके सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, ताकि जब मैं दोबारा लगाऊं तो समझ में आपको आना चाहिए आप, ठीक है। ओके, अब देखिए लिखा है जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता दूं दोष कितने होते हैं। तो आपने पढ़ा होगा, सबसे पहले आपने फर्स्ट नंबर में लिखना है निकट दृष्टि दोष, ये पढ़ा होगा। और क्या पढ़ा होगा, दूर दृष्टि दोष नहीं पढ़ा है तो यहां पे देखिए सब पढ़ लेंगे आज, ठीक है। और क्या है, जरा दृष्टि, ठीक है, दोष है। और नंबर 4 में जरा अबिंदुकता भी आता है, ठीक है। एक आएगा आपका अबिंदुकता, ठीक है। दृष्टि दोष, ये आपके दोष होते हैं, ठीक है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता दृष्टि दोष, ये आपके हो जाते हैं, ठीक है दोष। अब सबसे पहले निकट दृष्टि उसमें क्या होता है, निकट की वस्तु दिखाई देती है पर दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, ओके। जब दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है तो हम लोग क्या करेंगे बताइए, तो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। इसमें किसका करते हैं, अवतल लेंस का। हमने पहले बताया था ना कि आप वो विकल्पी के साथ साथ 2 नंबर के भी क्वेश्चन सीख पाएंगे, देखो पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे ना। तो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। और दूर दृष्टि में किसका करते हैं, उत्तल का करते हैं। किसका करते हैं, उत्तल में। अब अच्छा देखो, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती है। दूर में दूर की वस्तु दिखाई देती है, निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है, ओके, आ गया समझ में। अब जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, ये हो जाता है जब हमारी मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, जब हमारी क्या हो जाती है, एज बढ़ जाती है, आयु की वृद्धि होते होते मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, तब ये दोष हो जाता है। तो इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें बेटा आपको अवतल और उत्तल दोनों लेंसों का उपयोग करना पड़ेगा। अवतल और उत्तल दोनों का उपयोग करना पड़ेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं अपनी भाषा में, द्विफोकसी लेंस। इसको और क्या बोला जा सकता है, द्विफोकसी लेंस। जरा दृष्टि उसको देखो, अवतल उत्तल दो लेंसों का उपयोग हो रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं द्विफोकसी। इसको द्विफोकसी लेंस भी बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं, बाई 2 बार लिखते हैं ना, बाई फोकल, ठीक है, लेंस भी बोल सकते हैं। अवतल उत्तल चाहे दे दे जरा दृष्टि दोष में, चाहे द्विफोकसी दे दे, चाहे बाई फोकल दे दे, दोनों जरा दृष्टि दोष के ही होते हैं निवारण के लिए लेंस, ओके। अब आ जाते अबिंदुकता। अबिंदुकता में क्या होता है, हमारा जो बिंदु होता है वो इधर उधर कहीं खिसक जाता है, तो उसके लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कंफ्यूजन हो जाती है इस वाले में। तो एक वर्ड है उर्दू, कौन सा वर्ड, उर्दू, याद कर लीजिए। उससे क्या होता है, उससे होता है उत्तल, क्या होता है, उत्तल लेंस। दूर से क्या होता है, दूर, ठीक है, आया समझ में। तो उर्दू से समझ में आ रहा है कि उत्तल लेंस दूर दृष्टि के लिए होता है। दूर, जब दूर दृष्टि दोष होगा तो किसका यूज करेंगे, उत्तल लेंस का। तो दूर वाला क्लियर हो जाएगा, तो ये वाला ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अभी भी नहीं आया है तो और ध्यान से देखिए, घर में, पड़ोसी में, गांव में बाबा लोग होंगे, उनका चश्मा उठाइएगा तो देखिएगा यहां पर क्या होता है, उभरा लेंस लगा होगा, क्योंकि वो दोनों का, वो जो बाबा लोग होते हैं गांव में, वो दोनों का यूज करते हैं, जरा दृष्टि दोष से पीड़ित होते हैं वो लोग, ठीक है। तो इसका उपयोग करते हैं। तो ऊपर वाला जो ये बना होता है, ये अवतल का बना होता है, ठीक है। और ये वाला किसका होगा, उत्तल का होगा, ठीक है। उत्तल होगा क्योंकि उत्तल वाला क्या होता है, उभरा होता है, क्योंकि बीच में मोटा, साइड में पतला होता है, ठीक है। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 6 नंबर में, बाई फोकल लेंस। देखो मैं वो विकल्पी करा रहा हूं, अब इससे रिलेटेड कोई आगे भी क्वेश्चन आएगा तो मैं सीधे बता दूंगा, मैं दोबारा ये चीज नहीं समझाऊंगा, इसलिए इसको दिमाग में अच्छे से फिट कर लीजिएगा। अभी जब मैं
इसका इसमें शॉर्ट भी ले लीजिएगा ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, बाइफोकल। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी। तो ऑप्शन नंबर डी पे टिक कर देंगे। ओके, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। किस पे होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के। अच्छा, नियम क्या होते हैं पहले देखिए। तो ये परावर्तन के नियम क्या होते हैं, ये प्रकाश का परावर्तन का नियम है। जब प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ, ये नीचे पॉलिशदार किया गया है, यहाँ पे पॉलिश कर दो, जब पड़ती है तो उसी माध्यम से ऐसे क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। ये क्या है, आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। इसी को बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। केवल अवतल दर्पण पर, उन्होंने बोला क्या, अवतल दर्पण पर। यहाँ पे हमने समतल दर्पण बनाया हुआ है, बोला है समतल दर्पण बनाया हुआ है। क्वेश्चन में बोला केवल अवतल दर्पण पर, केवल उत्तल दर्पण पर, केवल समतल दर्पण पर। भाई प्रकाश का परावर्तन तीनों पर हो सकता है, अवतल पर भी हो सकता है, उत्तल पर भी हो सकता है, केवल समतल पर भी हो सकता है, तीनों पर हो सकता है। नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, उपयुक्त सभी के लिए। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 8। देखो सवाल नंबर 8 में बोला है आपसे, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। एक अवतल लेंस प्रयोग में लाया जाता है। अवतल लेंस बताइए कब प्रयोग में लाया जाता है। अभी हमने बताया था अवतल लेंस का प्रयोग में लाया जाता है जब निकट दृष्टि दोष हो जाता है। यही तो पढ़ाया है, अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष में लाया जाता है। देखो क्वेश्चन ऐसे आया है और 2024 में आया है क्वेश्चन, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। तो कौन सा आ जाएगा, निकट दृष्टि दोष। कहां लिखा है, ऑप्शन नंबर सी। तो 8 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 9 लिखा है, वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या होता है बताइए। मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है, ये सभी। तो भैया वक्रता त्रिज्या आर का मात्रक, अभी एक न्यूमेरिकल किया था उसमें सेंटीमीटर लिखा होता, उसको हम चेंज कर सकते हैं, मीटर में भी चेंज कर सकते हैं, उसको मिलीमीटर में भी चेंज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी हम ये सारे मात्रक लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल है 10 नंबर। अबिंदुकता दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। अबिंदुकता दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अभी मैंने बताया था, किसका, बेलनाकार। बेलनाकार ऑप्शन में कहां पे लिखा हुआ है बताइए। तो बेलनाकार ऑप्शन नंबर सी में लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल लिखा है, परावर्तन का कोण होता है। देखो बहुत बढ़िया चित्र भी बना हुआ है, परावर्तन का कोण पूछा है। तो आपको पता होना चाहिए ये कौन सी किरण होती है, ये ऐसे किरण आती है, ऐसे चली जाती है, ये होती है आपतित किरण बोलते हैं, जाने को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं, ठीक है। और इसके बीच में ये क्या होता है, ये अभिलंब होता है। इस किरण का क्या नाम है, आपतित किरण। आपतित किरण नाम है। ये बीच में क्या है बेटा, अभिलंब है, अभिलंब है। ये क्या है आपकी, परावर्तित किरण है। आप समझिएगा, क्वेश्चन ने बोला परावर्तन कोण बताओ कहां होता है। तो यहां पर जो कोण बनता है इसको आई बोलते हैं। ये आपका कोण कौन सा कहलाता है, आपतन कोण। कौन सा कोण होता है, आपतन कोण होता है। ये कौन सा कोण होता है, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण होता है, इसको आर बोलते हैं। भाई आपतित किरण से बना जो कोण होता है आपतन कोण, परावर्तित किरण से बना परावर्तन कोण होता है। तो क्वेश्चन ने बोला है परावर्तन कोण कहां होता है बताइए। तो परावर्तन कोण कहां होता है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में होता है। तो यहां पे देखो ऑप्शन कहां लिखा, तो ऑप्शन नंबर डी में देखो लिखा है, परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब। देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो खींचा गया वहां पे परावर्तन कोण आर बनता है। आया समझ में। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए आपतन कोण कहां बनता है, तो आपतन कोण कहां बनता है बेटा बताइए जल्दी से। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनना है, ठीक है। चलिए ओके, तो ऑप्शन नंबर 11 का डी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल नंबर देखेंगे 12। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं बताइए। प्रकाश के परावर्तन के कितना सरल क्वेश्चन है। कितने होते हैं, 2 नियम होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताइए। आपतन पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो 2 ऑप्शन किसमें लिखा है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट सवाल 13। जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है बताइए, जगह है मैं लिख दूंगा यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले मैं कुछ चीजें फिर से मैं लिख के बता रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले यहां लिखता हूं दीप्त। देखो प्रकाश 2 प्रकार से होता है दोस्तों में, एक दीप्त एक अदीप्त।
ठीक है, दीप्त और अदीप्त। ठीक है, दीप्त का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, प्रदीप्त नाम होता है। ठीक है, और अदीप्त का जो दूसरा नाम होता है क्या नाम होता है, अप्रदीप्त नाम होता है, अप्रदीप्त। इसको सब नोट करते चलेंगे, दीप्त, प्रदीप्त, अदीप्त, अप्रदीप्त नाम होते हैं। ठीक है, दीप्त में क्या होता है, इसमें स्वयं का प्रकाश होता है। क्या होता है, स्वयं का प्रकाश होता है। एग्जाम्पल जैसे सूर्य, सूर्य में क्या है, स्वयं का प्रकाश से जलती मोमबत्ती, जलता बल्ब, ये सब क्या है, इनमें अपना स्वयं का प्रकाश होता है। अदीप्त में क्या होता है या अप्रदीप्त में क्या होता है, इसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। क्या होता है, स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ये दूसरे चीजों पर निर्भर होते हैं। अब इसमें बहुत सारे एग्जांपल आ जाएंगे, आप जहां बैठ के वीडियो देख रहे होंगे, जितनी भी आसपास वस्तुएं हैं, ठीक है भाई, बल्ब को छोड़ देना जलता हुआ, सूर्य भगवान को छोड़ देना, बाकी मेज, कुर्सी, पंखा, ठीक है, जितनी चीजें होती हैं सब किस में आ जाती हैं आपकी, बताइए, अदीप्त में आ जाती हैं। ओके, चलिए आप देखिए, तो आपके क्वेश्चन क्या था, जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं, बताइए। ऑप्शन में दीप्त दिया नहीं तो क्या दे रखा है, प्रदीप्त, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 13 का। तो 13 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी। ओके, नेक्स्ट सवाल 14 में देखो लिखा है, जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, बताइए, उसे क्या कहते हैं, इसका प्रकाश स्वयं का नहीं होता ना, तो क्या कहते हैं, अदीप्त कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट। तो 14 का फर्स्ट सही हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं। ओके बेटा, आप देखते हैं सवाल नंबर आपका 15। देखिए 15 में क्या लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, आपको ये बताना है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो लिखा प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। भैया प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, बिल्कुल प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, बिल्कुल 100% है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, पहला क्वेश्चन था यही, प्रकाश कैसे गमन करता है, सीधी रेखा में, बिल्कुल है। और इसमें आपको निगेटिव ढूंढना है कि कौन नहीं है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, बिल्कुल है। लास्ट वाला डी में आ जाते हैं, प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग है, नहीं, ये अनुदैर्ध्य तरंग नहीं है, अनुदैर्ध्य तरंग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको डी में लगाना है विकल्प। ओके, नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर देखेंगे 16। तो देखिए 16 में क्या लिखा हुआ है, देखिए 16 नहीं है, ठीक है, टाइपिंग में गड़बड़ हुई है, 16 आपको आगे क्वेश्चन मिलेगा, आप 17 देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए 17 में क्या लिखा, वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैल जाता है। जैसे यहां पर एक बिंदु है, यहां पे समझिएगा, जैसे यहां पर एक ये बिंदु है, ठीक, अब यहां से फैल जाता है, इस तरीके से फैल जाता है। ठीक है, अब इस तरीके से फैल जाता है, वो क्या कहलाता है, बताइए, अपसारी कहलाता है, अपसारी। अब देखो, ये अपसारी पढ़ना है तो क्लास एक बार जरूर देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से अभिसारी अपसारी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, अपसारी हो जाएगा। जब कोई प्रकाश किरण एक बिंदु से बाहर निकलती है तो क्या हो जाती है, अपसारी हो जाती है। ठीक है, ये किसमें होता है, उत्तल लेंस में होता है। किसमें होता है, अपसारी किसमें होता है, पूछता है, क्वेश्चन आ जाता है कि अपसारी किस लेंस में होता है, तो उत्तल लेंस में होता है। तो अपसारी सही हो जाएगा किरण पुंज, ऑप्शन नंबर बी। चलिए सवाल नंबर अगला, नेक्स्ट सवाल है आपका 18, वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर जाता है। ठीक है, तो समांतर जाएगा तो क्या लगेगा, समांतर किरण पुंज। जैसे यहां पर, अच्छा यहां पे क्या होगा, समतल दर्पण होगा, यहां पे जो दर्पण लगेगा वो कौन सा लगेगा, उत्तल, और इसमें क्या लगेगा, समतल, ऐसे जाएगा, उसी के सामने से ही निकल जाएगा, तो समांतर किरण पुंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जो 16 गायब था, तो 16 की जगह बताइए क्वेश्चन क्या था, अब याद है, तो 16 की जगह था वैसा किरण पुंज जो, बेटा सवाल नंबर 70 लगाइए, बैक कीजिए। हाँ, जैसे यहाँ पे 17 में लिखा ना, वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलता है, वहां पे था कि क्या होता है, एक बिंदु पर मिलता है। और अगर एक बिंदु पर, जैसे यहाँ पर फैल के आ रहा है सारा प्रकाश किरण, अगर एक बिंदु पर मिल रहा है इस तरीके से, तो वो क्या कहलाता है, अभिसारी कहलाता है। ठीक है, ये आपका 16 भी हो गया। ठीक है, वो क्या कहलाता है, अभिसारी कहलाता है। ठीक, तो नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 18 हो चुका है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 19 क्या लिखा, आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन कोण जो कोण बनाती उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण। अभी हमने बताया था, देखो यहां पे समझिएगा, सवाल नंबर 19 जैसे ये लिखा हुआ है, बोला आपतित किरण, ये आपतित किरण होती है, और साथ में क्या बोला, अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनाती है, तो यहां पे ये क्या हो गया आपका, ये अभिलंब हो गया। अब इसके बीच में जो कोण कौन सा बनता, आई, इसको क्या बोलते हैं, बताइए, आपतन कोण बोलते हैं। भाई आपतित किरण, ये वाली जो किरण होती है परावर्तित की कोई बात नहीं किया है, इसके बीच में कोण कौन सा बनता है, ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा है, आपतन कोण, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे समझ में आएगा, पूरी क्लास देखते जाइए। आगे नेक्स्ट सवाल, और
आपतन कोण किसके बराबर होता है भाई बताओ, आपतन कोण किसके बराबर होता है? आपको पता है ये आई है, इधर आर होता है। आपतन कोण किसके बराबर? आई बराबर क्या होता है? आर पढ़ा ना। आपतन कोण आई किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर। बहुत इजी है। तो परावर्तन कोण कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और बेटा क्लास को शेयर करते जाएंगे अपने दोस्तों को भी, वो भी अच्छे से समझे इन क्वेश्चन को, पेपर में टिक लगा के आए, ठीक है। जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका फल आप लोग देंगे, ठीक है, दोस्तों को शेयर करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 20 हो चुका है। सवाल नंबर 21, यदि आपतन कोण 60 डिग्री तो परावर्तन कोण क्या होगा? आपतन कोण यानी ये क्या है? 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री होगा। क्यों? अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी तो 60 डिग्री होगा, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। सी में क्या लिखा है? 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 21 का। सवाल नंबर नेक्स्ट, सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए 22 में क्या लिखा हुआ है? एक उत्तल लेंस की क्षमता 5D है, इसकी फोकस दूरी बताओ। देखो अब इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल आ गया है, ठीक है। तो लेंस की क्षमता को भैया P से डिनोट करते हैं, समझ लीजिएगा। कई न्यूमेरिकल इसके आएंगे, यहाँ पे समझ लेंगे तो सारे न्यूमेरिकल आप स्वयं कर लेंगे। और 2 नंबर के भी ऐसे सवाल बहुत आते हैं। तो P बराबर आपको दे रखा है 5D दे रखा है, F पूछ लिया है, एफ पूछ लिया है। मैं यहाँ पे 2 फार्मूले लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा। एफ के एफ को क्या बोलते हैं? फोकस। तो फोकस यानी एफ पूछ लिया है, तो एफ बराबर होता है 1/P होता है, मात्रक यहाँ पर मीटर होता है। क्या मात्रक होता है? मीटर, ठीक है। और एक एफ बराबर फार्मूला हम लिख सकते हैं 100/P, इसका मात्रक सेंटीमीटर होता है। यानी मीटर में क्या किया गया? मीटर को जब सेंटीमीटर चेंज करो तो क्या था? 100 से गुणा करा देते, वही यहाँ पे हुआ है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो वही चीज आपकी हो गई है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में देखो सारे भी विकल्प में सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो आप सेंटीमीटर वाला फार्मूला ये वाला रख दीजिएगा। तो ये पूछ लिया था। तो F बराबर बेटा क्या हो जाएगा? 100/P। P की वैल्यू देखो क्या दे रखा है आपको? 100 यहां लिखिएगा। P की वैल्यू दे रखा है 5, 5 से काट दो, 5 दूना 10, कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर किसमें लिखा है? वो प्लस का आएगा, ठीक है। देखो 20 सेंटीमीटर प्लस का भी माइनस का, इसमें प्लस का आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑप्शन नंबर सी में टिक कर दीजिए, ठीक है। ओके, इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं आपको। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल है आपका बेटा 23, जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर निकला होता है उसे क्या कहते हैं? परावर्तक सतह मतलब जहां से प्रकाश किरणें परावर्तित होती हैं। तो आइए समझिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे एक दर्पण बना रहे हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे ये क्या है? बाहर निकला है, ये अंदर की ओर है। इसी को उभरा तल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? दबा हुआ तल बोलते हैं। तो बाहर की ओर ये वाला निकला है, तो इसमें हमने पॉलिश कर दो, क्योंकि परावर्तक तल बाहर वाले को बनाना है। अब इधर से प्रकाश किरण ऐसे जाएगी, ऐसे टकरा के ऐसे आ जाएगी, ठीक है। आया समझ में? अब इस वाले को क्या कहते हैं? अच्छा अब देखो ये क्या है? अगर मैं इसको कंप्लीट कर दूं, आपको करना नहीं है, समझो पहले। इस तरीके से ऐसे कंप्लीट हमने कर दिया, ये दर्पण बन जाएगा, गोली दर्पण वाला ना कट होगा। तो जब बाहर की ओर दबा, ये क्या है आपका? उत्तल। क्या है? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण की क्या क्वालिटी होती है? उत्तल दर्पण कैसे होते हैं? उत्तल दर्पण जो होते हैं बीच में मोटे होते हैं। देखो आप समझ लो इनको। देखो मैं कह रहा हूं आज हर चीज आपको समझाने आया हूं, 2-2 नंबर 3-3 नंबर सारे नंबर, ठीक है। तो ये उत्तल है। उत्तल में क्या होता है बताइए? उत्तल वाले में होता है भैया बीच में क्या होते हैं? बीच में मोटे होते हैं, मोटे, और बीच में मोटे और किनारे में पतले होते हैं, ठीक है। ये उत्तल होता है, ठीक है। अवतल कैसा होता है? अवतल इस तरीके से होगा, ऐसा ही होगा। लेकिन अब ये देखो इस तरीके से, अगर मैं पूरा कंप्लीट बनाए तो ये ऐसे बनेगा, और ये वाला कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जा रहा है? बीच में क्या हो रहा है? पतला हो रहा है, और किनारे मोटा हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? अवतल कहलाता है, अवतल, ठीक है। तो अब इसको हटा देते हैं, क्योंकि परावर्तक तल मुझे गहरे वाले में करना है, ठीक है। तो क्या कहलाएगा आपका? उत्तल दर्पण कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो अब इधर वाले को परावर्तक बनाया गया है, और जब उभरे वाले तल को परावर्तक तल बनाया जाता है तब क्या कहलाता है? उत्तल, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल। तो ऑप्शन नंबर 23 का कौन सा सही हो जाएगा? ए, उत्तल। ओके, नेक्स्ट सवाल 24 नंबर। तो 24 में लिखा है जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर होता है। अब अंदर की ओर बोला गया है, यही वाला क्वेश्चन रखते हैं यहाँ पे। तो ये इसी तरीके से बना, नहीं उसी तरीके से बना के दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो इस तरीके से आपका जैसे ये बना हुआ है, इस तरीके से बना हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे क्या कर दिया गया? अब की बार यहाँ पॉलिश कर दी गई है, ठीक है। दबे वाले को क्या बना दिया गया है? परावर्तक पृष्ठ बना दिया गया है। अब ये क्या कहलाएगा? इसका रूप ले लिया है इसने, ठीक है। एक से इस साइड को हटा दिया गया है, ठीक है। ओके, और इस तरफ क्या कर दिया गया है? पॉलिश कर दी गई है, और इस तरफ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? ये आपका क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण कहलाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वाला
सवाल। तो नेक्स्ट सवाल है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो, समतल का मतलब है कोई गोली नहीं है, एकदम समतल है, तो यहाँ पे प्रकाश ऐसे जाएगा, ठीक है, और इसके अंदर ऐसे हो जाएगा, तो क्या कहलाता है, समतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल 26 में लिखा, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की आवर्धन क्या होता है। तो समझिएगा यहाँ पे क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, आवर्धन पढ़ा है, आवर्धन होता है, और 2024 में ये आया है क्वेश्चन, ठीक है, आप क्वेश्चन नहीं उठाएं या शॉर्ट पेपर उठाएं, उसमें आपको दिखेगा ये आवर्धन। m बराबर क्या होता है, v/u। v का मतलब होता है, बताइए v क्या होती है, प्रतिबिंब क्या होती है, प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी होती है, और ये क्या होता है, वस्तु की दूरी। हम किससे लिखते हैं, इसको v बोलते हैं और इसको u बोलते हैं, ठीक है। आप समझिए, समतल दर्पण है, ठीक है, समतल दर्पण ये एक क्या है, ये समतल दर्पण हमने मान लिया, मान लो ये समतल दर्पण है ऐसे, ठीक है, ये समतल दर्पण है। यहां पर एक कोई वस्तु रखी है AB, अब यहां से प्रकाश किरण जाएगी, इस पर इस तरीके से पड़ेगी, ठीक है, और प्रतिबिंब कहां बनाएगा, समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है, जो हम लोग शीशा देखते हैं अपने घर में, ठीक, वही वाला होता है। तो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो शीशे के अंदर बनता है, तो इस शीशे के अंदर यहां पर बनेगा, ठीक है। हम जितनी दूर चले जाते हैं उतना लगता है कि हमारा जो शीशे के अंदर प्रतिबिंब बनना वो दूर जा रहा है, हम जितना पास आते हैं उतनी पास हमारा क्या होता है, लगता है चेहरा मेरा आ रहा है। भाई यहाँ पे समतल दर्पण है ये वाला, हम जितनी पास आएंगे मुझे लगेगा चेहरा मेरा पास आ रहा है, ये दूर हम जाएंगे उतनी दूर जा रहा होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे मान लो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की दूर पे हैं, तो इधर प्रतिबिंब भी 1 सेंटीमीटर दूर बनेगा, यानी प्रतिबिंब भी 1 सेंटीमीटर है, बस की दूरी भी 1 सेंटीमीटर है, दोनों कट जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो 1 कहां है, ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है, आ रहा समझ में। ओके, नेक्स्ट सवाल नंबर 27, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, बताइए। उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति, मतलब उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है। तो देखो एक काम करते हैं, देखो उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, देखिए सुनिएगा ध्यान से, पहले इसको मैं रफ कर देता हूं फिर आगे बताता हूं। आप देखते हैं बेटा इसके आगे का, ठीक है। तो आगे ये क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले मैं आपको एक कुछ चीजें बताता हूं, उसको समझ लो। देखो बच्चों की सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन रहती है, बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है, किसका प्रतिबिंब वास्तविक बनना है, किसका प्रतिबिंब छोटा, किसका बड़ा, कौन सा आकार का बनना, बहुत कंफ्यूजन होती है। हम आपकी ये कंफ्यूजन दूर कर देंगे, बस थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ध्यान से ये देखना है। तो सबसे पहले जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं उत्तल, यहाँ पे हमने लिख दिया उत्तल दर्पण लिख दिया, ठीक है, ये उत्तल दर्पण लिख दिया है, ठीक है, ठीक। और इसके नीचे हमने लिख दिया अवतल दर्पण, ये लिख दिया हमने अवतल दर्पण लिख दिया है, ठीक। सबसे नीचे हमने लिख दिया है समतल, ठीक है, दर्पण। अब यहां से आप भूलेंगे नहीं कि किसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, ठीक है। उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल हो चाहे समतल हो, सबका जो दर्पण है, दर्पण में जो डायग्राम बनता है वो शीशा का अंदर बनता है, शीशा के अंदर उस डायग्राम क्या होता है उसको हम आभास कर सकते हैं कि ये मेरा चेहरा बना हुआ, हम कल्पनाएं कर सकते हैं कि ये मेरा चेहरा बना हुआ। क्या रियल में बन जाता है, रियल में बन जाता तो होता तो शीशे को तोड़ के हम बाहर अपने जैसा एक इंसान निकाल लेते, ठीक है। तो क्या होता है, हमेशा दर्पण में चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो चाहे समतल हो, सबका आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, आभासी। आभासी का ही दूसरा नाम क्या है, काल्पनिक। काल्पनिक आभास कर सकते हैं या कल्पनाएं कर सकते हैं, तो ये सब में आ जाएगा। आभासी, आभासी इसमें भी आएगा, यानी आभासी, काल्पनिक, काल्पनिक, ये भाई तीनों में बनता है, ठीक है। क्योंकि दर्पण में जितने प्रतिबिंब बनेंगे वो सारे आभासी होंगे, काल्पनिक होंगे, तीनों होंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं, ठीक है, यहां तक समझ में आया सबके। उत्तल दर्पण में और क्या हो गया, इसमें छोटा भी प्रतिबिंब बनता है, इसमें क्या बनता है, छोटा बनता है, इसमें भी छोटा बनता है, इसमें भी छोटा बनता है, और याद रखिए छोटा भी बनता है साथ में बड़ा भी बनता है। इसमें छोटा भी बन सकता है और बड़ा भी बन सकता है, अभी हमने बताया था ना, छोटा भी बन सकता है और बड़ा भी बन सकता है। इसमें क्या होता है, इसमें बराबर बनेगा, जितनी वस्तु बराबर, ठीक है। इसमें वस्तु से छोटा बनेगा, इसमें छोटा बड़ा दोनों बन सकता है, इसमें क्या होगा, बराबर, क्या होगा, बराबर बनेगा, जितनी वस्तु होगी उतने बनेगा, क्योंकि समतल दर्पण है, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आया, ठीक। अब देखिए उत्तल दर्पण में क्या होगा भैया, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, जैसा प्रतिबिंब है वैसा ही बनेगा। उत्तल दर्पण में सीधा बनेगा और समतल दर्पण में भी सीधा बनेगा, ठीक है, समतल दर्पण में भी सीधा बनेगा, ठीक है। ओके, यहां पे क्या बनता है इस वाले में भैया, अवतल में उल्टा बनता है, ठीक है। अगर आपने इनको सीख लिया
तो कोई भी प्रतिबिंब ऑप्शन में आ जाए, पेपर में लिखने को आ जाए, कुछ भी आ जाए, यूं उड़ा देंगे। ठीक है, इसको समझ लीजिए। ठीक है, मैं फिर से चलिए क्लास को रिपीट कर रहा हूं इस टॉपिक को। उत्तल दर्पण में आभासी काल्पनिक, आभासी को काल्पनिक कहते हैं, छोटा और सीधा क्या बनता है, सीधा धा। ठीक है, और यह क्या बनता है, आभासी काल्पनिक, छोटा बड़ा और उल्टा बनता है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है उसी तरीके से आपको याद करना है। अब बोला उत्तल दर्पण बनता है, तो उत्तल दर्पण में सबसे पहले आ जाओ। उत्तल दर्पण में क्या होगा, देखो आभासी तो सब में होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों में होता है। क्या होगा, सीधा होगा, छोटा होगा। तो आभासी सीधा ऑप्शन नंबर बी में लिखा है। ऑप्शन बी में लिखा है, नहीं लिखा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, उत्तल दर्पण में उल्टा नहीं बनता, तो उल्टा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी में लिखा है, बिल्कुल काट दो। और ठीक है, एक वास्तविक वर्ड आया है, एक वास्तविक वर्ड आया है। ठीक है, अच्छा हुआ वर्ड दिख गया तो याद आ गया कि वास्तविक, तो जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो सिर्फ अवतल दर्पण में बनता है, बाकी किसी में नहीं बनता, किसी में भी नहीं बनता है। ओके, समझ में आया? बस इसको आपको दिमाग में लिख लो, कॉपी में याद कर लो, काम हो गया, सारे बहुविकल्पी हो गए आपके। चलिए, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी, आभासी व सीधा। तो आभासी व सीधा क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट सवाल। चलिए, नेक्स्ट सवाल में देखो बोला है किसका दृष्टिक्षेप सबसे अधिक होता है, देखने की क्षमता सबसे ज्यादा, मतलब जो दृष्टि देश, मतलब दूर तक रख दो तो चित्र बन जाता है। पता किसका होता है, उत्तल में। ये कहाँ लगा होता है, गाड़ियों में लगा होता है। गाड़ियों में जैसे मिरर, साइड मिरर होते हैं, जो साइड दर्पण होते हैं उसमें लगा होता है। बड़ी सी ट्रक होती है, उसको दिखा देता है। तो सबसे बड़ी दृष्टि देखने किसकी होती है, उत्तल की। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। भाई उत्तल में क्या होता है, देखो अवतल में क्या होता है, देखो अवतल में क्या होता है, देखो सॉरी अवतल में क्या होता है, बड़ा बनाता है, छोटा दोनों बना सकता है। उत्तल में छोटा बनाता है, ट्रक है उसको छोटे आकार में, एक छोटा सा यहाँ पर दर्पण, हमने इतना बड़ा दर्पण ले लिया उत्तल का, बड़ी सी ट्रक है और उसको हम दिखा पा रहे हैं। ठीक है, तो किसमें बनता है, उत्तल दर्पण में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। छोटा सबसे किसमें बनता है, उत्तल में। ठीक, नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी दर्पण से आप अपने सॉरी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूर पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, एकदम सीधा प्रतीत होगा। ठीक है, चाहे जितनी दूर खड़े हों। संभवतः दर्पण के, पहले ये क्वेश्चन हो गया, इसमें दूसरा वो क्वेश्चन है, कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है। बताइए, सदैव सीधा, सीधा प्रतिबिंब किसका बनाता है, तो इसमें ढूंढो सीधा किसमें, सीधा भैया उत्तल में भी है। ठीक है, और सीधा किसमें है, और सीधा समतल में भी है, सिर्फ अवतल में नहीं है। ठीक है, तो किसमें है, समतल और उत्तल में है। तो ऑप्शन देखो कहां पर मिल जाएगा, तो बोला है केवल समतल, नहीं भैया उत्तल में भी तो होता है सीधा। ठीक, बिल्कुल पहला गलत हो जाएगा। बी में क्या, अवतल। भाई अवतल में तो सीधा बनता ही नहीं है, क्योंकि उल्टा बनता है आपका प्रतिबिंब। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, केवल उत्तल नहीं समतल में बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा या तो समतल या तो उत्तल। देखो समझ में आ रहे हैं, बहुत अच्छे समझ में आ रहे हैं। कोई एक ऐसा आपका बहुविकल्पी जो लॉजिक के साथ समझ में नहीं आए, मैं डायरेक्ट ऐसे नहीं पढ़ाता हूं कि आए भैया पहले का दूसरा सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरे का चौथा सही है, पांचवें का छठा सही है। बेटा याद नहीं करना है आपको, क्लास देखिए, न्यूमेरिकल आ जाएंगे, न्यूमेरिकल आ जाएंगे, सब इसके बहुविकल्पी भी आ जाएंगे। ठीक है, वो भी लॉजिक के साथ आएंगे। कुछ चीजें आपको नोट करना पड़ेगा, ये नोट करेंगे 10-15 आपके बहुविकल्पी ऐसे ही खत्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका, तो इसका डी आप लगा लेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 30। देखिए 30 में क्या लिखा है, उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर स्थित। ठीक है, अब देखो इसको आप लोग नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब अनंत पर बनेगा, वस्तु से दूर बनेगा, कहां बनेगा। ठीक है, इसकी भी ट्रिक आपको हम बताते हैं, पहले इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 30। देखिए क्या लिखा हुआ है, उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, पहले समझिए। देखिए यहां पर ये क्या है, आपका उत्तल दर्पण है। ये क्या है, आपका उत्तल दर्पण है। ठीक, ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। ठीक, अब इसके मुख्य अक्ष के समांतर कोई वस्तु रखी है, मुख्य अक्ष के समांतर कोई एक वस्तु रखी है। यहां पर अनंत पर क्या है, एक वस्तु रखी है यहां पर। ठीक है, ओ इससे कोई प्रकाश किरण ऐसे जाएगी, टकराएगी तो यहां पे फोकसित होगी। ठीक है, ठीक है, और यह आपका वक्रता केंद्र है। ठीक है, नंबर दीजिए, यहाँ पे 1 लिखिए, यहाँ पे 2 लिखिए, यहाँ 1 लिखिए, 2 लिखिए। इसको अगर समझ गए तो आप कोई भी क्वेश्चन आएगा उत्तल दर्पण से रिलेटेड तो अब आप बता पाएंगे उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, किसके बीच बनेगा, आप सब चीज समझ पाएंगे। ठीक है, बस इसको समझना है, जितना हमने लिख दिया उतना समझना है। आप ये 1 लिखा है, 1 को 1 से मिला दीजिए। ठीक, ये यहाँ पर क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है। पी को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं।
ठीक है, पी को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। अब देखो अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी होगी, ठीक है, कोई वस्तु क्या होगी, अनंत पर रखी होगी, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। कहां बनेगा, फोकस पर। हमेशा याद रखिएगा जो उत्तल दर्पण की जो वस्तु होती है वो हमेशा बाईं ओर होती है, प्रतिबिंब दाईं ओर भी बन सकता है और आपका बाईं ओर भी बन सकता है, पर वस्तु आपकी हमेशा बाईं ओर होगी। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे वन मतलब यहाँ पे वस्तु अगर अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। अब 2 को 2 से मिला दो। अगर वस्तु जो है यानी क्या मुख्य अक्ष और वस्तु के अनंत से बीच में है, यहाँ पे वस्तु कहाँ, मुख्य अक्ष और अनंत के बीच में है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा आपका, यहाँ बनेगा किसके, फोकस और ध्रुव यानी मुख्य अक्ष के बीच में बनेगा। दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है, ये भी हम आपको बता चुके हैं। आभासी बनेगा 100%। आभासी का दूसरा नाम क्या है, काल्पनिक, पक्का बनेगा। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा बनता है, पता हो गया होगा, वस्तु से छोटा बनता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा आपका, आभासी होगा और वस्तु से छोटा होगा। ठीक है, वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो आभासी छोटा कहां पे लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल नंबर 31 में देखिए क्या लिखा है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या देखो दे रखा है, वक्रता त्रिज्या यानी आर आपको 20 सेंटीमीटर दे रखा है। फोकस पूछ दिया है, फोकस यानी ये पूछ दिया है। फार्मूला सभी को पता होगा, एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है। आर की वैल्यू कितनी है, 20/2। काट दो, 10 बार में कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ठीक है 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब क्या करोगे, 10 सेंटीमीटर ढूंढोगे, टिक लगा दोगे, लेकिन आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में सारी दूरियां क्या होती हैं, माइनस की होती हैं। यहां पर हम लिख देते हैं एक बार, अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण में सारी दूरियां क्या होती हैं, आपकी माइनस की होती हैं। ठीक है, और जो उत्तल होता है, उत्तल जो दर्पण होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, माइनस का यू होता है। ठीक, तो ये अब देखो यहाँ पे एफ पूछा है, तो एफ क्या होता है, अवतल दर्पण में क्या होती है, माइनस होती है। तो अवतल दर्पण के लिए अवतल, ये आप कहीं नोट कर लीजिएगा, इस न्यूमेरिकल से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बाई चांस 2 नंबर में आ जाएगा तो आपको ये नहीं लिखना है। ठीक है, आपको जो मैं ये लिख रहा हूं ये लिखना है। अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए माइनस क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा फोकस। ठीक है, अवतल दर्पण के लिए फोकस क्या हो जाएगा, माइनस का 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। ठीक है, डी नहीं सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। इस बार देखो आपको क्या दे रखा है बेटा, फोकस दूरी दे रखा है, फोकस दूरी दे रखा है और वक्रता त्रिज्या पूछ दिया है। ठीक है, तो यहां से देखो इस बार क्या है, एफ दे रखा है, आर पूछ दिया है, तो इसका संबंध, इसका गुणा करा दें तो आर बराबर भाई फार्मूला 2f भी तो बन जाएगा। आर बराबर फार्मूला क्या बन जाएगा, 2f बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। इस 2 का इधर गुणा करा दिया तो आर बराबर क्या बन गया, 2f। ठीक है, तो f की जगह 2 को रख दोगे, f की जगह 10 को रख दोगे, जो 10 दिया है, और फिर गुणा करा दोगे, कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। कहां पे लिखा है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा है। कर लोगे ना सभी लोग भाई, 2f की जगह पे कितना, 10 जो सेंटीमीटर दिया, गुणा कराया कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, ए सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल लिखा हुआ है 33। एक गोली दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में, ठीक है, अभीष्ट संबंध क्या होता है, ये देखो लिखा है r बराबर 2f। यही तो f और r में संबंध क्या होता है, r बराबर 2f। किस ऑप्शन में लिखा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 35 नंबर। देखो यहाँ पे 34 नंबर मिस प्रिंट है, वो आपको आगे मिल जाएगा। ठीक है, अभी 35 देखते हैं। किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनता है। देखो कुछ जो छोटा बनता है, कुछ छोटा किसमें बनता है, अवतल में बनता है, उत्तल में बनता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है वास्तविक, देखो जो वास्तविक अभी हमने पढ़ाया था ना, किसमें क्या बनता है, तो वास्तविक हमेशा अवतल दर्पण में ही बनता है। वास्तविक और कहीं नहीं बनेगा, सिर्फ अवतल दर्पण बनेगा। तो अवतल दर्पण किसमें लिखा है, ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका, ठीक है, क्वेश्चन दिखाएं। नेक्स्ट में है आपका 36। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। ठीक है, आवर्धित काल्पनिक, आवर्धित मतलब होता है, आवर्धित का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। 36 में जो आवर्धित वर्ड लिखा है इस पे जाइएगा। आवर्धित का मतलब होता है वस्तु जो है उससे बड़ा। ठीक है, तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब कहां बनता है, सिर्फ अवतल में बनता है। ठीक है, बड़ा प्रतिबिंब कहां बनता है, सिर्फ अवतल में। और काल्पनिक तो समय बनता है भाई, अवतल में भी बनता है, समतल में बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सिर्फ ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर
सी सही हो जाएगा, अवतल दर्पण। ओके 36 देख लीजिए, ठीक है। 36 में आ जाएंगे हम लोग, किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनने वाला, भाई देखो आभासी सब में बनता है, ठीक है। अब लिखा है वस्तु से बड़ा किस में बनता है, अवतल दर्पण में, ठीक है। 36 में ठीक है वो ओके, आप 37 लगाइए, ठीक। किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किसमें बनता है बताइए, अवतल दर्पण में बनता है। किसमें बनता है, अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये वाला सी। देखो जो बड़ा बनता है वो आपका सिर्फ अवतल दर्पण में बनता है, ठीक है। 37 हो गया, ओके नेक्स्ट लगाइए। नेक्स्ट आपका आ जाता है 38। 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता होती है, ठीक है। 1 मीटर फोकस दूरी, देखो अभी आपने फार्मूला पढ़ा है, अब तो जगह नहीं बची है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसको बताते हैं। ओके अब इसको देखिए आगे, ठीक है। तो देखो 38 में आपका लिखा है, देखो जो फोकस है, फोकस आपको 1 मीटर दे रखा है, ठीक है। अब मीटर दे रखा है, ठीक है, और क्षमता पूछ दिया है, पी पूछ दिया है आपसे, क्वेश्चन मार्क। तो हमने आपको पढ़ाया था भी, एफ बराबर फार्मूला क्या पढ़ाया था, 1/p मीटर, यही तो पढ़ाया था। सेंटीमीटर में 100/p लिखा हुआ था, ठीक है। अब समझिए एफ कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, 1/p, ठीक है। अब गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा 1 डायोप्टर। P बराबर क्या हो जाएगा, 1 डायोप्टर, क्योंकि P का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है, लेंस की क्षमता का, ठीक है। आप इस तरीके से कर लेंगे, या आप फार्मूला इसका बना लीजिए, P बराबर 1/f, ठीक है, ये बना लीजिए, ठीक है। तो आप f की वैल्यू 1 रख देंगे, ठीक है, ये डायोप्टर मात्रक होता है, तो P बराबर 1/1 रख काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 डायोप्टर आ जाएगा। 1 डायोप्टर किसमें लिखा है, ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट सवाल 39। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी क्या होता है बताइए, फोकस दूरी क्या होता है भाई साहब, फोकस दूरी f, ठीक है। ये कौन सा नंबर है, 39। तो फोकस दूरी f होता है 20 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। अभिसारी लेंस बोला है, अभिसारी लेंस कैसा होता है, अवतल लेंस होता है, ठीक है। अभिसारी कैसा होता है, अवतल होता है, ठीक है। इस लेंस की क्षमता बताइए, तो लेंस की क्षमता यानी P पूछ दिया है, सेम सवाल है, तो सेम सवाल है, तो बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ पर लेंस की क्षमता पूछ दिया है, अभिसारी लेंस की। अच्छा यहाँ पे देखो सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, सेंटीमीटर दे रखा है, लेकिन डायोप्टर की मात्रा क्या होता है, मीटर। तो सबसे पहले आप इसको मीटर में चेंज करेंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो 1 मीटर होता है उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें आप 20 में 100 से गुणा करा देंगे मीटर बनाने के लिए, पॉइंट से पॉइंट कटेगा, ठीक है, 2 पंचे 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/5 मीटर। अब इसको 5 को अगर भाग दे दें इसमें 1 में कितना आ जाएगा बताइए, 0 बढ़ाएंगे 2 पंचे 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.2 मीटर आ जाएगा, ठीक है। और P पूछ दिया है, तो P बराबर फार्मूला क्या होता है, 1/f डायोप्टर। तो P बराबर 1 और f की वैल्यू क्या है 0.2, पॉइंट लगाएंगे ऊपर 0 बढ़ाएंगे, कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 5, तो P बराबर आ जाएगा 5 डायोप्टर, ठीक है। तो आपका 5 डायोप्टर आपका ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो जैसे ऑप्शन में लिखा है 5.0 डायोप्टर, तो आप लिख सकते हो, पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में आपका लिखा हुआ है 5.0 डायोप्टर, ठीक है। ओके नेक्स्ट सवाल लिखा है 39, फिर से आ चुका है, एक बार फिर से रिवाइज कीजिए, आगे बढ़ाइए। 40 मोटर गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग होता है बताइए, मोटर गाड़ी के साइड जो मिरर, जो कार होती हैं, ट्रक होती है, उसके जो साइड में जो मिरर लगा होता है उसमें किसका प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण का। क्यों होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण क्या काम क्या होता है, बड़ी वस्तु जो होती है उसका छोटा प्रतिबिंब बनाता है। भाई बड़ी बड़ी ट्रकें होती हैं, उनको ड्राइवर देखने रहते हैं तो छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो हमेशा याद रखिएगा जब भी छोटा प्रतिबिंब बनाना होगा तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 40 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट। ओके नेक्स्ट सवाल है आपका, चिकित्सा क्षेत्र में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। अच्छा चिकित्सा दर्पण में क्या होगा, ज्यादा क्या होगा भाई, आपके मुंह में यानी दांत कभी खराब हो जाएंगे तब आप लोग डॉक्टर देखेंगे, गले में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तब डॉक्टर लोग देखेंगे, कान में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तब देखेंगे, तो उनको वो लगाएंगे क्यों, क्योंकि उनको अंदर की चीज बड़ी दिखनी चाहिए। और बड़ा प्रतिबिंब कहां बनाता है भैया, बड़ी चीज कहां दिखती है, अवतल दर्पण में। आ रहा समझ में ना, छोटे की बात होगी तो उत्तल में, बड़े की बात होगी तो अवतल में, ठीक है। तो अवतल दर्पण कहां लिखा है, ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट सवाल आ जाता है 42 नंबर, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब इंसान अगर दाढ़ी बनाएगा तो किस लिए बनाता है भाई, अगर अपना चेहरा उसका छोटा चेहरा दिखेगा तो उत्तल का तो करेगा नहीं, तो इसमें भी क्या करेगा, अपना चेहरा बड़ा देखने के लिए कि मेरे बाल सही से दाढ़ी शेविंग हो चुकी है नहीं हो चुकी, तो किसका प्रयोग करेगा, अवतल दर्पण का। ठीक है, तो इसमें भी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में लिखा है मोटर गाड़ी के हेडलाइट तथा बैक लाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, बताइए। हेड जो हेडलाइट होती हैं और जो बैक लाइट होती हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर सही हो जाए। हेडलाइट ऑप्शन नंबर अच्छा यहाँ पे अच्छा हेडलाइट देखो, जो साइड मिरर होते हैं वो आपके उत्तल के होते हैं, जो लाइटें होती हैं वो अवतल की होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट। ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। एक लेंस की क्षमता ओहो माइनस, देखो ये जो न्यूमेरिकल चल रहे हैं वही न्यूमेरिकल आ रहे हैं। ठीक है, तो 44 में देखिए यहाँ पे लिखा है लेंस की क्षमता P बराबर दे रखा है -2.5 डायोप्टर। ठीक है, ये दे रखा है। फोकस दूरी तथा प्रकृत पूछ दिया, पहले फोकस दूरी देखो, तो फोकस पूछ दिया है, तो फार्मूला आपका क्या लग जाएगा बताइए। F बराबर फार्मूला क्या होता है बताइए, F बराबर 1/P होता है। ठीक है, F बराबर क्या होता है, F बराबर 1/1 में, ठीक है 1/P डायोप्टर होता है। ठीक है, चलिए मीटर में तो 1 की जगह 1 यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये वाला माइनस नोट कर लेंगे 2.5। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे एक आपका जीरो बढ़ जाएगा। देखो एक चीज ध्यान से देख लो बेटा, आपका जो आंसर आ रहा है वो सेंटीमीटर में आ रहा है। ठीक है, याद रखिएगा ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, काट दो यहाँ पे। अच्छा ये अब ये जो लिखा हुआ है आपका ये मीटर में लिखा हुआ है, समझिएगा। ठीक है, थोड़ा और सरल बना देते हैं। ठीक है, तो काट दो, कितना 5 दूना 10 5 25, तो यहाँ पे आ जाएगा -2/5 मीटर। अब इस मीटर को किसमें चेंज करना है, सेंटीमीटर में, तो हम लोग क्या करेंगे 100 से गुणा करा देंगे तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये भाई मीटर वाला लिखा है फार्मूला। ठीक है, आप तो आप सेंटीमीटर चेंज हो गया, 5 से काट दो 5 दूना 10, गुणा कराएंगे तो -40 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा -40 सेंटीमीटर आ गया। क्वेश्चन ने पूछा है यहाँ पे, तो आंसर आपका 40 सेंटीमीटर किसमें दिया है, देखो 40 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी दोनों में दिया है। माइनस का मतलब क्या है, अच्छा अभी हमने बताया था आपका अवतल दर्पण में सारी दूरियां माइनस की होती हैं, तो ऑप्शन अवतल ढूंढो क्योंकि माइनस आया है। यहीं पे अगर आपका प्लस आया होता, क्या आया होता प्लस, तो आप उत्तल को ढूंढते क्योंकि उत्तल में सिर्फ माइनस का यू होता है, तो अवतल ढूंढो, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है 40 सेंटीमीटर अवतल दर्पण। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में लिखा है वह रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरती उसे क्या कहते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए फिर इसको बताते हैं बेटा। ओके, आप देखते हैं आपका 45 नंबर, देखिए 45 नंबर में लिखा है वह रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरती है। तो ये भैया जैसे आपका एक दर्पण है तो ये मुख्य अक्ष होता है। ठीक है, ध्रुव इसी को तो बोलते हैं, इसी को ध्रुव बोलते हैं, और वक्रता केंद्र यहीं पे होती है, ये वक्रता ये फोकस होती है और ये कहां पर होती है, वक्रता केंद्र होता है। तो वक्रता केंद्र ध्रुव को मिलाती सिर्फ एक ही रेखा है जिसे हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष वाली रेखा कहते हैं, इसी को प्रधान रेखा कहते हैं। इसे दूसरा नाम क्या है इसका, प्रधान रेखा। ठीक है, मुख्य अक्ष वाली भी रेखा यही होती है और यही प्रधान रेखा होती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रधान अक्ष। ठीक है, ओके नेक्स्ट वाला देखिए 46, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने, अगर हम दर्पण के सामने रखें प्रतिबिंब एकदम सीधा बनना है, जैसे ये है वैसे बनना है, किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अगर दूर रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है, तो वह दर्पण कहलाता है आपका अवतल दर्पण। ठीक है, अच्छा यहाँ पे दूर जैसे क्या होता है, कार होती है। ठीक है, साइड मिरर से कार से देखा जाता है एक ट्रक को, ट्रक चाहे जितनी दूर हो हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनाता है, अपने जैसा है वैसे बनाता है। लेकिन अब हमने आपको क्या पढ़ाया था, अवतल दर्पण में क्या पढ़ाया था, अवतल दर्पण क्या पढ़ाया था, या तो छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा उल्टा सीधा, तो इसमें किसमें बनता है आपका, अवतल दर्पण में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए 47 में क्या लिखा हुआ है आपका, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश किरण के लिए आपतन आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है यदि प्रकाश की किरण हो। तो पहले देखो यहाँ पे ये एक क्या है, ये माध्यम N1 है, ये क्या है N2 माध्यम है। ये प्रकाश किरण ऐसे आती है तो यहाँ पे क्या होता है, अभिलंब होता है। तो आपको पता है अगर ये ये विरल माध्यम है, ये संघन माध्यम है, तो ये लंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये क्या है आपका, ये है आपका विरल माध्यम, विरल माध्यम।
ये क्या है आपका संघन माध्यम। ठीक, अब देखो तो बोला है आपतन कोण की तुलना में अधिक होगा। अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है यदि प्रकाश की किरण। अब यहां पर वही चीज देख लीजिए, यहां पर आपका आपतन कोण आई बनता है, इसको बोलते हैं क्या, आपतन कोण। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण। इसी को क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण बोलते हैं, ये जिसको आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला लिखा संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। ठीक है, अब देखो यहां पे जब ये आ रहा है तो अपवर्तन कोण क्या हो जा रहा है, छोटा पड़ जा रहा है। हमने क्या कहा था, जब कोई विरल माध्यम से संघन माध्यम में कोई किरण प्रवेश करती है तो अभिलंब ये क्या है आपका, अभिलंब की ओर झुक जाती है। समझिएगा, ये क्या है, अभिलंब। तो ये अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। तो यहां पे ये कोण कम छोटा बने, मतलब इसकी अपेक्षा ये कम बनेगा। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। अपवर्तन कोण का मान समझिएगा, अपवर्तन कोण का जो मान होना चाहिए वो क्या, वो किसके बराबर हो तुलना में, आपतन कोण की तुलना में अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो अधिक का मतलब अपवर्तन कोण अधिक होना चाहिए, ये ज्यादा होना चाहिए। ये अधिक कब होगा, अभी देखिए, अभी कौन अधिक है, अभी अधिक जो है आपका आपतन कोण अधिक है। ठीक, इस चित्र के अनुसार अब हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरा डायग्राम बनाते हैं। अब यहां पे हम लोग क्या कर देते हैं, सघन माध्यम, सघन माध्यम। यहां पे क्या करते हैं, विरल माध्यम, विरल माध्यम, विरल माध्यम। अच्छा, सघन माध्यम विरल माध्यम क्या होता है, जहां पर प्रकाश की किरणें ज्यादा होती हैं वहां सघन माध्यम होता है, जहां पर कम होती है वहां पे क्या होता है, विरल माध्यम होता है। ठीक है, तो सघन माध्यम जैसे यहां पे हवा हो सकती है और यहां पे क्या हो सकती है, कांच हो सकती है। ठीक है, यहां पे हवा थी, अब यहां पे कांच था, अब हमने ऊपर को कांच कर दिया, नीचे हवा कर दिया। ठीक, अब जैसे ये प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, ये अभिलंब होगा। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में कोई किरण प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इस पोजीशन में यहां पर क्या बनेगा, अधिक कोण बनेगा अपवर्तन का। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, क्योंकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब कोई प्रकाश की किरण जाती है तब आपका अधिक बड़ा तुलना में कोण बनता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हट जाती हैं। देखो हमने कब बताया था, अभिलंब से दूर कब हटती हैं, बताइए कब हटती हैं, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं। तो सघन से विरल माध्यम में जाती हैं तब, तो ऑप्शन नंबर इसमें भी क्या हो जाएगा, फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में कोई किरण प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ये अभिलंब था, अभिलंब, इसी अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर आ जाती है। ठीक, याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, 2024 का ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ओके, जल्द नेक्स्ट क्वेश्चन 49। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या, फिर से आया क्या HW में दे दूं, चलिए HW में है और मैं आपको ऑप्शन बता दे रहा हूं। देखो वक्रता त्रिज्या क्या है, 30, वक्रता त्रिज्या 30 है। तो आपका पता है आपका F बराबर क्या होता है, R/2 होता है। R की जगह पर 30 दे दिया है, बट्टे में 2 काट दो, कितना आ जाएगा, 15। लो हो गया, HW जरूरत नहीं है। 15 सेंटीमीटर कहां लिखा है, ऑप्शन नंबर बी, और तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2024 का ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका 50, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या आपको दे रखा, क्या ये कर लोगे, क्या हो जाएगा बताइए, वक्रता त्रिज्या 32, तो फोकस दूरी क्या होती है, आधी, तो काट दो, कितना आ जाएगा, 16। 32 का आधा क्या हो जाएगा भाई, 16 हो जाएगा। कर लोगे, बिल्कुल सेम है, सिर्फ 30 की जगह पे आपको 32 लिखना है। ठीक है, कर लोगे तो 16, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर। गुड, नेक्स्ट 51, अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस, अच्छा अवतल दर्पण की बात आ गई। ठीक है, अभी आपको हमने बताया था उत्तल दर्पण के बारे में, ठीक है, कि कहां पे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ओके, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद मैं नेक्स्ट एक बहुत अच्छी ट्रिक आपको बताने वाला हूं। ओके, अब समझते हैं अवतल दर्पण के बारे में। सबसे पहले समझते हैं एक बहुत अच्छी शानदार ट्रिक के बारे में बताएंगे, आपको ट्रिक से समझाएंगे। ठीक है, अवतल दर्पण के बारे, अवतल। ठीक है, देखो सबसे पहले अवतल दर्पण के बारे में समझेंगे तो ये आपका थोड़ा और उधर से बना लेते हैं, अच्छा सा आपको समझ में बिल्कुल आना चाहिए। ये आपका अवतल दर्पण, ठीक है, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण एक यहां पर रखी जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए यहां पर, जैसे ये क्या है, यहां पर फोकस है, ठीक, यहां पे क्या है, वक्रता केंद्र है। ठीक है, ये फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, यहां पे वस्तु होगी अनंत पर। ठीक है, समझिएगा, अगर आपने इसको समझ लिया तो ऐसे क्वेश्चन को देखते ही देखते करेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन बच्चों की मैंने देखा है पढ़ाते हुए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, सर जी कब बड़ा बनना है, कब छोटा बनना है, कब वस्तु से पीछे बढ़ना है, इसको समझ लो, सारी प्रॉब्लम खत्म। तो समझो फिर, देखो अब आपको करना क्या है, यहां पर कोई वस्तु है, यहां पर आपको एक लाइन खींचना है,
एक लाइन इसके बीच में खींचना है, एक वक्रता केंद्र पे खींचना है, एक इसके बीच में खींचना है, एक इसके बीच में खींचना है, और यहां से आपको नंबर लिख देना है 1 2 3 4 5, और फिर अब इधर से नंबर लिखना है, याद रखिएगा। अब इधर से 1 2 3 4 5 लिख देना है, ठीक है। अब एक लाइन और ये खींच लीजिए 6, और ये कर दीजिए पॉलिश, ठीक। ये क्या है यहाँ पर P मुख्य अक्ष है। आप समझिएगा, अगर ये क्या है अनंत, वस्तु कहाँ है, ये अनंत पर, अगर वस्तु अनंत पर रखी है, ठीक है। अब देखिएगा, वस्तु रखेंगे और बताएंगे प्रतिबिंब कहाँ बनना, बहुत अच्छे से देखिएगा। अगर वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये इस एक को नीचे वाले एक से मिला दो तो कहाँ पे आ जाएगा, फोकस पर, ठीक है। अगर वस्तु अनंत पर रखी होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर, ठीक है। अब देखो ये क्या है, अगर वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी होगी तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तब प्रतिबिंब दो को दूसरे से मिलाना है, तब कहां बनेगा, तब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, समझिएगा। अब अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर ही रखी है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो 3 को 3 से मिलाओगे तो वक्रता केंद्र ही मिलेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होगी तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ठीक, ओके, आ गया होगा, बहुत अच्छी बात। आगे अब आ जाते हैं 4 नंबर पे। अगर वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखी है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, 4 को 4 से मिला दो तो कहां बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के यहां पर बन जाएगा, ठीक है। अगर फोकस पर रखी है वस्तु तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा, ठीक है। इसका इससे मैटर बन रहा है, ठीक है, इसका इससे मैटर बन रहा है, ठीक है, और इसका स्वयं से बन रहा है, ठीक है। अगर वस्तु 5 नंबर पे है यानी अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, अगर जो वस्तु इस पर है तो इस पर बनेगा, अगर वस्तु यहां है तो प्रतिबिंब यहां बनेगा, ठीक है। और आपको पता, और मैं यहां पर देखिए ध्यान से, यहां से लेकर यहां तक इसके बीच में कहीं पर भी प्रतिबिंब बने हमेशा आपका वास्तविक बनेगा, जैसा होगा वैसा बनेगा, कैसा बनेगा, जैसा होगा वास्तविक बनेगा, ठीक है, वास्तविक बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, ठीक है। क्यों बनेगा, क्योंकि जो ये दर्पण है, दर्पण के पहले बन रहा है तो आपका वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब आ जाते हैं 6 नंबर की बात कर लेते हैं। अगर 6 नंबर की बात कर लेते हैं, अगर कहीं वस्तु इसके बीच में कहीं पर भी रखी है, ठीक है, कहीं पर भी रखी है तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, और जो आपको पता है पीछे बनते हैं वो क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं, काल्पनिक, तो कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। और इधर क्या बनता है, सीधा बनता है, काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा, यहां पर उल्टा बनना है, ठीक है। इधर काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, और क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। अब बड़े से याद आया, इस साइड जैसे देखो नंबर 3 पे क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, बिल्कुल जैसा है वैसा रहेगा और बराबर रहेगा। क्या मतलब, अगर यहाँ पे कोई प्रतिबिंब जैसे वस्तु रखी 5 सेंटीमीटर की, अगर प्रतिबिंब बनेगा तो 5 सेंटीमीटर का ही बनेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, बराबर बनेगा, ठीक है। अब बराबर बराबर, ठीक है, बराबर के इस साइड जितना हम बढ़ेंगे उतना क्या बनेगा, बड़ा बनेगा प्रतिबिंब, और इस साइड जितना हम जाएंगे उतना क्या बनेगा, छोटा बनेगा। अगर इसको समझ लिया तो आप सारे क्वेश्चन को समझ जाएंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को इस ट्रिक से समझाते हैं, देखो ध्यान से। अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव यहां है P और फोकस कहां है, यहां, इसके बीच में अगर 6 नंबर पे कहीं पर भी कोई एक वस्तु रखी उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, हमने बताया था पीछे बनता है, काल्पनिक सीधा बड़ा। अब ढूंढो काल्पनिक सीधा बड़ा कहां है, काल्पनिक, काल्पनिक का ही दूसरा नाम क्या है, आभासी, ये भी बता रखे हैं आपको, काल्पनिक का दूसरा नाम क्या है, आभासी। ढूंढ लो, काल्पनिक कहीं नहीं लिखा है ना यहाँ पे, तो आभासी ढूंढ लो, आभासी सीधा बड़ा। ऑप्शन नंबर किस में है बताइए, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कोई भी पूछेगा आप तुरंत उसका आंसर देंगे, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको इस वीडियो को इतने को 1-2 बार रिवाइज करके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। बच्चा बहुत इस चैप्टर में कोई कंफ्यूजन होती है तो यहीं पर होती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सवाल आप लगाएंगे 52 में आ जाते हैं। उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब सदैव बनते हैं, बताओ उत्तल दर्पण के, अब उत्तल दर्पण आ गया जो भी बता चुके थे, बताओ प्रतिबिंब सदैव कहां बनते हैं बताइए, तो ध्रुव और फोकस के बीच में बनते हैं, ठीक है। अब ये याद रखिएगा, और जो उत्तल दर्पण पढ़ाया था तो बहुत अच्छे से बताया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। 53 लगाइए, 53 में लिखा है आपका किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा बिंब से
बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति क्या होगी बताइए, अगर वस्तु को हम कहां रखें, अवतल दर्पण की बात की, अब इसी से समझेंगे। अवतल दर्पण है, यहां पे देखो बना हुआ है, बिल्कुल समझ में आएगा। आभासी कहां बनता है बताइए, सबसे पहले आभासी का, इतने में आभासी बन कहां रहा है भाई साहब, इस साइड बनना है आपका ना, इस साइड दर्पण के पीछे बनना है। और दर्पण के पीछे कब बनता है प्रतिबिंब, जब आपका यहां पर कोई वस्तु होती है 6 नंबर पे। तो 6 नंबर का मतलब क्या है, ध्रुव और फोकस के बीच, ठीक है, ध्रुव और फोकस। तो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस का बीच, देखो ऑप्शन किसमें लिखा है, मुख्य फोकस है, वक्रता केंद्र में भैया आपका क्या बनता है, आभासी नहीं बनता, वास्तविक बनता है। ऑप्शन गलत है, बी भी गलत है, क्योंकि वक्रता केंद्र बोला गया, सी वक्रता केंद्र किससे परे, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी देखो बोला का दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में ही आभासी बनता है, जो कितना काम आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 54। देखिए 54 में लिखा है आपका, किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। यह भी अवतल दर्पण की बात की है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, पहले अब देखो इसे समझिएगा। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो 10 सेंटीमीटर यहां से फोकस दूरी, ठीक हो गया, ठीक। अब आगे बोला है बी के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है, यहां पे मान लो कहीं रखी है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो देखो 10 सेंटीमीटर दूरी यहां, इसके 10 सेंटीमीटर यहां बोल दिया है, और 20 सेंटीमीटर वस्तु को रखेगा तो कहां पे ये पहुंच जाएगा, वक्रता केंद्र पर। अगर वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब भी दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका 54 का, बताइए। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 55। देखिए 55 में लिखा हुआ है आपका, उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहां रखा जाएगा। उत्तल दर्पण में बोल रहा है, ठीक, उत्तल दर्पण जो भी पढ़ाया था, वास्तविक और उल्टा बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कहां बोला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी पे आ जाइए, ठीक है। लेंस से F तथा 2F, जब आप दो देखो, बड़ा जब उत्तल दर्पण में बनेगा और वास्तविक जब बनेगा जब फोकस दूरी को 2 गुना किया जाता है, ठीक है। दिमाग में डाल लीजिए, तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सवाल। तो नेक्स्ट सवाल आपका 56 में देखो क्या दिया हुआ है आपको। तो 56 में दे रखा है आपको, किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग में वापस आ जाती है, यह किरण मुख्य का बड़ा परिच्छेद करती है। तो देखो क्या हो जाएगा, यहां पे समझिएगा। देखिए ये आपका एक दर्पण है, मुख्य अक्ष है, यहां पर एक कोई वस्तु रखी है, ठीक है, ये इसके समांतर ये जाती है, ठीक है। अब देखो यहां पे ये वक्रता केंद्र से होकर ऐसे जाती है, और आपको पता होना चाहिए यही किरण ऐसे जो जाती है यही वापस आती है। और वापस कहां से आती है, यहाँ पे वक्रता केंद्र होता है, ये वाली तो कहां से आती है, फोकस से आती है। तो आपकी जो परिच्छेद करेगी तो कहां करेगी भाई, वक्रता जो केंद्र से किरण जाती है दर्पण में टकराती है, ये क्या है दर्पण में टकराती, फिर वापस वक्रता केंद्र से ही होकर जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी वक्रता केंद्र पर ही जाएगी, परिच्छेदित करेगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सवाल है 57 लिखा है आपका, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। देखो आपको उत्तल दर्पण बोला है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे रखा है, ठीक है, और क्या दे रखा है आपका, और 20 सेंटीमीटर की दूरी भी दे रखा है, ठीक, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने। तो यहां पे देखो इसको करते हैं सॉल्व। एक काम कीजिए, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये देखिए आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, और इसको 1-2 बार जरूर देखिए वीडियो। अगर ये आपने देख लिया चैप्टर को आप ऐसे उड़ा देंगे, ठीक है। फिर आगे बताते हैं। ओके, अब देखते हैं 57, ठीक है। देखो 57 में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी आपको एफ दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण में सिर्फ U माइनस का होता है, याद रखिएगा, ठीक है। उत्तल दर्पण बोल रखा है के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी, देखो U की वैल्यू 20 सेंटीमीटर दूरी बोल दिया है, ठीक है, माइनस का U होता है उत्तल दर्पण में, ये बता दिए थे आपको, ठीक है। प्रतिबिंब यानी V पूछ दिया है, ये क्वेश्चन कर दिया है। तो फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर, दर्पण के लिए दर्पण बोला है कि लेंस बोला, दर्पण बोला है, तो 1/v, और यहां पर क्या हो जाता है आपका प्लस 1/u हो जाता है, ठीक है। ये तो फार्मूला हो जाता है। 1/f की वैल्यू f की वैल्यू 20 दिया है, v निकालना है, v को छोड़ दो, u की वैल्यू क्या दे रखा है, तो 1/-20।
इसको इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 1/20, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 1/20 बराबर 1/v। इन दोनों का एलसीएम ले लो भैया, 20 एलसीएम मिल जाएगा। जब आधार समान होते हैं ऊपर की संख्या को ऐसे लिख देते हैं 1/v। 1 1 2 हो जाएगा, बटे में v 20 1/v, काट दो यहाँ पर 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/10 बराबर 1/v, तेरे गुणा करा दो, v बराबर आपका क्या आ जाएगा 10, क्या आ जाएगा v बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब v बराबर आपका 10 सेंटीमीटर आ चुका है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कहानी होगी इसकी, तो इसकी आगे ये कहानी होगी कि 10 सेंटीमीटर आपके पास दो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए भी दिया है और ऑप्शन बी भी दिया है। लेकिन अब ऑप्शन ए बी कंफर्म सही हो जाएंगे, दोनों में से एक सही होगा। एक में लिखा है दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है, दर्पण जो होगा उसके पीछे बनेगा। एक बना है दर्पण के आगे सामने बनेगा, ठीक है। तो यहां पर आपका जो आंसर सही हो जाएगा वो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, दर्पण के क्या बनेगा पीछे बनेगा, क्योंकि यहां पे जो V, जो प्रकृत V आई है वो उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में जितने प्रतिबिंब बनते हैं वो क्या बनते हैं पीछे बनते हैं, ठीक है। और प्लस की वैल्यू आई है, ठीक है, उत्तल दर्पण में पीछे बनते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, उत्तल होता तो ये सामने हो जाता, ठीक है, ओके। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है? भाई साहब मैं अभी आपको बताया था, याद आया, निर्वात, और क्या बताया था, न्यूनतम बोला। अधिकतम किसमें होती है? निर्वात, अधिकतम सबसे ज्यादा निर्वात में होती है। और फिर उसके बाद हमने क्या बताया था, वायु आ जाता है, कांस आ जाती है, जल आ जाता है, और यहाँ पे करोसिन में भी आ चुका है। और न्यूनतम का मतलब क्या होता है? सबसे कम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सबसे कम, तो करोसिन के बाद क्या आता है? हीरा आता है। सबसे नीचे क्या होता है? हीरा होता है, ठीक है। तो 58 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो पूरी क्लास देख रहा है उसको समझ में आ जाएगा हीरा, ठीक है, क्योंकि न्यूनतम चाल क्या होती है? सबसे कम हीरा में होती, सबसे ज्यादा निर्वात में होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं, वायु के सापेक्ष किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है? देखो वायु के सापेक्ष बोला है, तो वायु के सापेक्ष जो होता है वो हीरे का होता है, ठीक। किसका होता है? हीरे का होता है। ये भी अभी जब निर्वात पढ़ाया तो समझा दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे हीरा कहीं लिखा है, ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी हीरा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, किसी शब्दकोश डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? अब आपको क्या करना है, एक छोटी सी डिक्शनरी नहीं होती, बहुत छोटे छोटे अक्षर लिखे हैं, उसको पढ़ना है। तो बताइए किस लेंस का उपयोग करेंगे, बताइए किसका उपयोग करेंगे? पहला है 50 सेंटीमीटर, नहीं हमें तो 25 सेंटीमीटर से मतलब है ना, तो 50 वाले दोनों को काट दीजिए, ठीक है। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस या 5 सेंटीमीटर दूरी का अवतल लेंस। अच्छा एक चीज बताइए, बुक पढ़ना होता है, हम लोग कहाँ से पढ़ते हैं? नॉर्मल यहाँ से रख के पढ़ते हैं। पास की वस्तु देखने के कौन काम करता है? उत्तल। तो सारी जो उत्तल जिसमें लिखा हुआ है सारे ऑप्शन में, उसको आप करेक्ट मानेंगे, या तो सी सही होगा या तो उत्तल ए सही, या तो 50 वाला या पहला वाला सही होगा या तो सी सही होगा। लेकिन आपको बता दें 25 सेंटीमीटर के बाद अवतल का यूज होने लगता है, तो ऑप्शन किसमें? सी, जो लिखा है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस लेंगे, ठीक है, जिसके डिक्शनरी के आप छोटे अक्षरों को आसानी से पढ़ सकेंगे, ठीक है, ओके। अगर आप अवतल ले लेंगे तो अवतल में क्या होता है? दूर की वस्तुओं को स्पष्ट दिखाता है ना, मुझे दूर नहीं डिक्शनरी रखना है, ठीक है, 1 किलोमीटर दूर नहीं रखना है, ठीक है, मुझे पास में रखना, 25 सेंटीमीटर पहले रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ओके। 61 देखिए, 61 में क्या लिखा है? किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरी -25 सेंटीमीटर है। लेंस तथा दर्पण तथा लेंस संभावित होंगे, ठीक है। यहाँ पे जो गोली लेंस है और किसी पतले लेंस के लिए जो गोली दर्पण है, गोली दर्पण और गोली लेंस की जो वो दिया है दूरियां फोकस, वो 25 सेंटीमीटर पे है माइनस के, ठीक है। तो दर्पण कैसे हो सकते हैं बताइए? दोनों अवतल हो सकते हैं, दोनों उत्तल हो सकते हैं, या दर्पण अवतल और लेंस उत्तल। तो इसमें दर्पण आपका अवतल होगा और लेंस क्या होगा? उत्तल होगा। तो 61 का कौन सा सही हो जाएगा? दोनों अवतल, एक मिनट, दोनों अवतल, एक मिनट, गोली दर्पण के लिए लेंस, हाँ इसमें हो जाएंगे -25 दिया है, माइनस, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएंगे? अवतल दूरी में देखो इसमें उत्तल नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि फोकस दूरियां क्या होती हैं आप समझिएगा, यहाँ पे फोकस दूरी सिर्फ और सिर्फ फोकस दूरी सिर्फ किसमें माइनस की होती है? अवतल में होती है, ठीक है, अवतल में होती है, चाहे दर्पण हो,
ठीक है, चाहे दर्पण हो चाहे आपका लेंस हो, ठीक है, एफ आपका माइनस होता है। उत्तल में क्या होता है, सिर्फ माइनस का यू होता है, यू तो और एफ जो होता है वो तो प्लस का होता है, ठीक है। तो दोनों क्या होंगे, अवतल, चाहे लेंस लो चाहे दर्पण लो, ठीक है। अगर माइनस की वैल्यू दिया है तो आपका दोनों अवतल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 में देखो क्या लिखा हुआ है, 62 में लिखा किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक, अच्छा वास्तविक याद आया कुछ, वास्तविक से याद रखिएगा, मैं पूछूंगा अभी, ठीक है। वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति बताओ क्या होगी, अवतल दर्पण, अभी हमने पढ़ाया था, बताइए। वास्तविक बनना चाहिए, उल्टा बनना चाहिए, बताइए। और आकार के बराबर बताइए कहां होता है, आकार का बराबर कहां होता है, अभी बताया था, जिसमें 1 2 3 4 5 लिखा था, सेम आकार का बनना चाहिए। तो सेम आकार का आपने नंबर 1 लिखा हुआ था, 2 3 4 और 5, 1 लिखा था यहाँ पे, 2 लिखा, 3 लिखा था, 4 5 ये 6 लिखा था। 3 पर वक्रता केंद्र सी थी, तो यहीं पर जो जितना बड़ी वस्तु होती थी उतने ही बड़ा प्रतिबिंब बनाता था, तो बराबर आकार का वक्रता केंद्र पर बनाता था, ठीक है। तो वक्रता केंद्र कहां आ जाएगा बताइए, और वास्तविक उल्टा तो इन पांचों में बनाता था, याद आया ना, वास्तविक उल्टा। तो ऑप्शन नंबर सी वक्रता केंद्र से आगे, ठीक है। लेकिन यहां पे देखिए ऑप्शन नंबर सी पे कर लीजिएगा वक्रता केंद्र पर, देखो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी दोनों में लिखा है वक्रता केंद्र के आगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में कर लीजिएगा वक्रता केंद्र पर, तो ऑप्शन नंबर आपका सही होगा वक्रता केंद्र पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं आपका 60 कौन सा है, 63, ठीक है। तो देखिए 63 में क्या लिखा है, एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन से गुजर जाती है, वह बिंदु होता है बिना विचलन का मतलब होता है विचलित नहीं होनी, तो बताओ विचलित नहीं होगी तो कहां से गुजर जाएगी बताइए। देखिए यहां पे समझिए, ये आपका कोई प्रकाश किरण है, ठीक है, ये क्या है, दर्पण है, ठीक है। अब अच्छा बिना विचलित हुए नहीं गुजरे, तो ये जो मुख्य अक्ष वाली ये किरण होती है, ये बिना विचलित हुए, देखो विचलित होने का मतलब होता है अगर विचलित, देखो ये प्रकाश किरण जाती है, अगर पार होती है तो क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, पता होना चाहिए, ठीक है। संगन माध्यम विरल माध्यम है, लेकिन जो समांतर बिल्कुल जाती है, जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, ये वाली किरण ये बिना विचलित हुए बिल्कुल अंदर प्रवेश कर जाती है, इसको क्या बोलते हैं, प्रकाशित केंद्र। ये क्या होता है आपका प्रकाशित केंद्र। तो ऑप्शन नंबर सी में प्रकाशित केंद्र लिखा है, अगर प्रकाशित केंद्र की जगह पर आपको ये भी दे सकता मुख्य अक्ष वाली रेखा, ठीक है। दोनों आपकी बिना विचलित हुए अंदर प्रवेश कर जाती हैं, ठीक है। अब आज लगाइए 64 में लिखा है किसी वस्तु का आभासी सीधा बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहां रखते हैं। उत्तल लेंस वाला आप माइंड में ध्यान से देखिए, तो आपको क्या करना है, आभासी कब बनता है, जब दर्पण के पीछे बनता है जाकर, ठीक है। आभासी तो जब यूनिट ट्रिक बताई थी उसमें बताया था आपको आभासी बनेगा, ठीक है। और बड़ा की बात कर दिया है यहां पर, तो बड़ा कब बनेगा, ऑप्शन नंबर डी में आ जाइए, लेंस के प्रकाशित केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में जब आप रखेंगे तब आपका बनेगा बड़ा, ठीक है। ओके, तो 64 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लगाइए, देखते हैं आपका 65। देखिए 65 में लिखा किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए अवतल दर्पण। देखो अवतल दर्पण की बात हुई तो अवतल दर्पण हमने पढ़ाया था यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, आगे देखिएगा समझिएगा 5 नंबर, आगे 6 नंबर था, फिर दर्पण था, ऐसे इस तरीके से था, ठीक। तो इतने में आपका वास्तविक बनता था और इधर बनता था आभासी, ये तो बताया था। चलो अब आ जाओ वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र यानी यहाँ पे थी ना वक्रता केंद्र, यहाँ पे था वक्रता केंद्र पर, तो आकार बराबर होना चाहिए था, तो वक्रता केंद्र बड़ा तो बनेगा नहीं, बराबर बनेगा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो बी को छोड़ देते हैं, पहले सी पे आ जाते हैं। तो सी में लिखा दर्पण के ध्रुव पी पर, भैया दर्पण ध्रुव पी यहां पर बनेगा तो क्या हो जाएगा, आभासी हो जाएगा, आभासी भी नहीं दिया है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा सी। डी में क्या है, दर्पण ध्रुव और फोकस के बीच, अगर यहां पे कोई वस्तु रखी, ये फोकस है, यहां पर फोकस है, ये पी है, अगर इसके बीच में कोई वस्तु रखी होगी तो प्रतिबिंब इधर बनेगा जाकर के आभासी हो जाएगा, ठीक है। अब कहां होना चाहिए, अब आपको बताना इधर क्या क्या होता था, बड़ा होता था। अब इसके बीच में यानी वक्रता केंद्र, ये क्या है, ठीक है, इस फोकस मतलब इसके बीच में कहीं पर भी रखा होगा आपका बन जाएगा। तो वक्रता केंद्र ऑप्शन नंबर बी, वक्रता केंद्र सी और फोकस के बीच यहां पर जब कोई वस्तु रखी जाएगी तो हमने बताया था ना इधर के प्रतिबिंब सारे बड़े बनते हैं, इधर रखी जाएगी तो इधर यहां पर बनेगा तो इधर का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, ठीक है। अगर यहीं पर क्वेश्चन आ जाता छोटा, तब आपकी वस्तु यहां पर होती, छोटा इस साइड बनता है, ठीक है। ये वाला जिसने नहीं देखा है वो फिर से एक बार पूरा वीडियो देखे, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से वीडियो देखेगा जिसने ये नहीं देखा है। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 66। एक प्रकाश किरण
अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है। चलिए एक काम कीजिए, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए फिर थोड़ा इसको बताते हैं अच्छे से, ठीक है। ओके 66 देखिए लिखा है, एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से होकर दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है। ये अवतल दर्पण हो गया, इधर आपकी पॉलिश है, ये आपके मुख्य अक्ष हो गया, कोई एक वस्तु रखी है, एक किरण ऐसे जाकर यहां से F से वापस ऐसे आ जाती है, ये वाली जो किरण जाती है ये अवतल के पृष्ठ पर आपतित होती है और फिर ये इधर उसी मार्ग से उसी में वक्रता केंद्र से होते हुए क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। ये किरण इस तरीके से आती है और उसी मार्ग से वापस जाती है। तो जैसे आई है वैसे जा रही है, तो यहां पे बताओ आपतन कोण का मान बना पाएगी? नहीं भाई, 0 डिग्री हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है। अगर इसकी बात करता तो ये कोई ना कोई देखो कोण बना रही, पर ये कोई कोण बना रही है क्योंकि उसी पर वापस जा रही, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 66 का। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 67, यदि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है, जैसे एक ये है N1 माध्यम है, ये N2 ये सीमा माध्यम है, ये इन दोनों माध्यम को अलग कर रहा है N1 N2 को, इस पर अब लंबवत है ये, अच्छा ये अभिलंबवत है, ठीक है। तो अब बताइए इसके बीच में कोई मतलब कोण बन पाएगा? बिल्कुल नहीं बन पाएगा। ये अगर ऐसे होती तब आपका कोण बन पाता ना, यहाँ पे ये बिल्कुल सीधा है, अभिलंब के समांतर ही है, ठीक है। तो इस पे कोई कोण बन पाएगा अपवर्तन का? कोई कोण, ना अपवर्तन का होगा ना अपवर्तन का होगा ना तो आपतन का होगा, ठीक है। तो ये भी 0 डिग्री ही होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 आ जाइए, ठीक है। देखिए 60 में लिखा है वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब बताओ कैसा होता है? वास्तविक जो दर्पण में जो हम लोग अपना चेहरा देखते हैं वो आभासी होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो हमारे रेटिना से होगा, जो रेटिना होता है कार्निया से होगा, जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है। हम आपको वास्तविक प्रतिबिंब पहले दिखाते हैं फिर ऑप्शन बताते हैं। तो पहले समझ लीजिए वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है वो बताइए कैसा होगा? उल्टा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए ऐसा होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब। ध्यान से देखिए यहां पर देखो एक स्पाइडरमैन है, खूब सर ऊपर है पैर नीचे है, और जब रेटिना पर प्रतिबिंब बनना है तो सर नीचे पैर ऊपर हुआ जा रहा है, ठीक है। तो वास्तविक जो प्रतिबिंब होगा उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए आभासी भी समझ लीजिए। आभासी प्रतिबिंब कैसा होगा? अब देखो ये एक लड़का है अपना मिरर यानी दर्पण में चेहरा देख रहा है, तो वो जो चेहरा है वो शीशे के अंदर बनना है, वो इससे भी आभास कर रहा है, वो बन नहीं रहा है, आभास कर रहा है वो चीज का, ठीक है। तो आभासी प्रतिबिंब, इसी का दूसरा नाम भैया आभासी का दूसरा नाम क्या है? काल्पनिक नाम है। आभासी का दूसरा नाम क्या है? काल्पनिक। आभासी का या काल्पनिक का है, ठीक है। तो प्रतिबिंब बिल्कुल सीधा बनना, सर ऊपर है तो सर भी ऊपर है, ठीक है। चलिए ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए क्वेश्चन भी आ गया, आभासी की जगह काल्पनिक टाइपिंग हो गई, ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है बताइए? सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घबराइए नहीं, बस कुछ क्वेश्चन बचे हैं और अपने दोस्तों को क्लास जरूर शेयर करेंगे क्योंकि मैं बहुत अच्छे न्यूमेरिकल लाया हूं और इस चैप्टर से सबसे ज्यादा पूछे जाता है, इसलिए सबसे ज्यादा लाया हूं और इसको पढ़ते पढ़ते 1-2 नंबर के भी क्वेश्चन तैयार हो गए होंगे, ठीक है। ओके, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो आए तो आपके फोन पे तुरंत का नोटिफिकेशन आ जाए, उससे आप लाभ उठा सकें, ठीक है। 70 नंबर, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है बताइए? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल जो दर्पण होता है भैया, उत्तल दर्पण में सिर्फ माइनस का यू होता है, तो फोकस दूरी की बात की तो फोकस कैसा होगा भैया? प्लस होगा, तो धनात्मक होती है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोली दर्पण में दूरियां सदा किसके सापेक्ष नापी जाती हैं? ठीक है, बताओ किसके सापेक्ष नापी जाती है? ध्रुव के सापेक्ष नापी जाती हैं। एक मिनट यहाँ पे देखिए, जिससे यहाँ पर क्या होता है? ध्रुव पी होता है। अगर हम यहाँ फोकस की बात करें तो एफ होता है, वक्रता केंद्र आर होता है। सारी दूरियां नापी तो यहाँ से जाती है, चैप्टर पढ़ा होगा ना, ध्रुव पी से यहाँ से सारी दूरियां नापी जाती हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन नई टाइप की हैं, देखो ध्यान से हम बता दे रहे हैं। अगर बात आ जाए कभी पूछ ले आपसे, टाइपिंग नहीं की थी लेकिन आपको बता दे रहे, हो सकता पूछ दे, दर्पण के लिए सूत्र पूछ ले, दर्पण के लिए सूत्र तो आप लगाएंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u करेंगे। अगर लेंस के लिए कभी सूत्र पूछ दे, लेंस के लिए सूत्र, ठीक है, लेंस के लिए कह दे तो आप लिखेंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है। ये दोनों पूछा जा सकता है। एक और पूछा जा सकता है, प्रकाश की चाल पूछी जा सकती है निर्वात या वायु में, क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। ये भी आप 2 पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 72, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का या उत्तल दर्पण का? तो किसका किया जाता है? 72 ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण का किया जाता है, ठीक है। जो सोलर कुकर लगे होते हैं जिससे प्रकाश आता है, दुगुना करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73,
जिन पदार्थों से होकर प्रकाश पूर्ण रूप से निकल जाता है उसे, भाई प्रकाश पूर्ण रूप से किससे गुजर जाएगा बताइए? छाया से। छाया तो प्रकाश से ही तो बनती है, जब प्रकाश कम हो जाता। अपारदर्शी, अपारदर्शी दीवार होती, ईंटा होता है, इनसे तो प्रकाश पूर्णतः निकलता नहीं, पारदर्शी पदार्थ से निकल जाता। ऑप्शन नंबर सी, पारदर्शी पदार्थ से प्रकाश पूर्णतः निकल जाता। ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन लगाइए, टाइप कीजिए बीच में। हाँ, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। अब देखिए न्यूमेरिकल आ चुका है, तो आप क्या करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं। ओके 74 देखते हैं, ठीक है। तो एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, तो फोकस दूरी यानी एफ आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और वस्तु की दूरी यू, अच्छा यहाँ पे क्या है, उत्तल में यू क्या होता है, माइनस का होता है, एफ प्लस का होता है, ठीक है। ये 30 सेंटीमीटर हो गया। वी पूछ लिया है, तो फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। तो एफ की जगह पर 15 है, ठीक है, वी बताना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या है, लेंस है, लेंस के लिए यहाँ पे माइनस होता है, लेंस के लिए क्या होता है, यहाँ पर माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे 1/u, यू की वैल्यू भी -30 है, ठीक है, -30 है, ठीक है। अब तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/15, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर लाएंगे फिर से माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर लाएंगे फिर से माइनस हो जाएगा, 1/v बचेगा। लासा लेंगे 30 बचेगा, 15 दूना 30, 2 - 1 बराबर 1/v, 1/30 बच जाएगा 1/v। तो तिर्रे गुणा कराएंगे, v बराबर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, b बराबर 30 सेंटीमीटर। अब ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड यानी ए और बी दोनों में 30-30 लिखा है। अब कौन सा सही होगा? जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है, पीछे बनता है, यानी दूसरी ओर बनता है। पहले में लिखा अवतल में उसी तरफ बनता है, लेकिन उत्तल में क्या बनता है, दूसरी ओर बनता है। तो ऑप्शन बी में लिखा है, देखो और बी में लिखा है दूसरी ओर बनता है। देखो वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का तो दोनों बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि दूसरी ओर बनता है उत्तल दर्पण का, उत्तल होता तो इधर आ जाता, ठीक। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि दूसरी ओर बनता है उत्तल दर्पण का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस, देखिए 16 नंबर जो आपका टाइपिंग बोला था ना वो आ गया है, ठीक, वेरी गुड, ये 16 ही आएगा। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। अच्छा अभी तो ये बता चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए जरा। अच्छा 16 नंबर वही टाइप है, ठीक है। 34 देख लीजिए, ठीक है, 34 भी मिसप्रिंट था, उसको देख लीजिए, ठीक है। 16 भी जो वही दो बार टाइप क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। तो लिखा दर्पण के लंबाई को क्या कहा जाता है, दर्पण के लंबाई को द्वारक। जैसे ये दर्पण है, ये दर्पण है, ठीक। तो दर्पण के लंबाई को द्वारक कहा जाता है। जितनी दर्पण होगा, दर्पण की लंबाई को क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस ठीक। आज की क्लास में आपके 74 समथिंग क्वेश्चन है, और इस चैप्टर से सबसे जो इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन है उन्हें बताया गया है, और इनको आप पढ़ लेंगे तो 2-2 नंबर के आपके तैयार हो जाएंगे अच्छे से, ठीक है। ओके, तो बच्चों आप क्लास अच्छी लगी हो क्लास को तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो पढ़ पाएं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे इस नंबर पर, आप व्हाट्सअप नंबर है इस पर मैसेज करेंगे, ठीक है। तो हम आपको इसका इन क्वेश्चन का पीडीएफ भेज देंगे आपको, ठीक है। इस पे आप मैसेज कीजिएगा अपना नाम और अपनी क्लास, ठीक है। तो हम आपको इसका पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है। ओके बेटा, आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल के साथ और बहुविकल्पी के साथ, ठीक है। ओके, सभी बच्चों से आज के लिए इतना ही, और जय हिंद।